नमस्कार। रिपब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने पढ़ा होगा रावण की जो सीना ठोक के वो कहता था, मैं महाशक्तिशाली हूं, मैं बहुत ताकतवर हूं। और यहां तक कि ये ऐसे लोग थे जो कि भगवान को भी चैलेंज कर देते थे, उनके अंदर इतना अहंकार आ जाता था। वर्तमान समय में आपने एक राजनीतिक नेता को लोकसभा के अंदर कहते हुए सुना होगा, अवश्य सुना होगा, जो अपना सीना ठोक के कह रहा है, एक अकेला सब पर भारी। ये अहंकार इतिहास में भी बहुत सारे लोगों का था और वर्तमान समय में लोकतंत्र में भी इतना अहंकार कुछ लोगों के अंदर है। जिस जनता ने इन लोगों को विधानसभा में पहुंचाया है, लोकसभा में पहुंचाया है, इन लोगों की इतनी हिम्मत हो जाती है लोकसभा और विधानसभा के अंदर पहुंचने पर कि अपना सीना ठोक कर कहते हैं, एक अकेला सब पर भारी। ये एक प्रकार से देश की जनता का अपमान करते हैं, लोकतंत्र का अपमान करते हैं, संविधान का अपमान करते हैं। अहंकार उन लोगों का भी टूटा था, जो कंस था उनका भी टूटा था। मगध के राजा थे चंद्रगुप्त ने, जिनको हराया था, उसका भी अहंकार टूटा था। रावण का, कौरवों का, दुर्योधन का, दुशासन का, सबका अहंकार टूटा था। वर्तमान समय में हम लोग कल्पना कर रहे थे कि जब इतना ज्यादा अनाचार, अत्याचार बढ़ गया है, जब देश के किसानों को राजधानी में घुसने से रोका जाता है, उनके रास्ते में कीलें ठोकी जाती हैं, बोल्डर चलाए जाते हैं, उनको भूखा मारा जाता है और 700 किसानों की शहादत हो जाती है। भगवान कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि जब पाप फिर भारी हो जाएंगे, धर्म की हानि होगी, मैं आऊंगा। मुझे लगता है उन्होंने अपना संदेश दे दिया है। जिस व्यक्ति ने इतना दुस्साहस किया ये कहने का कि एक अकेला सब पर भारी, आज वो गुहार मांगता फिर रहा है, दरवाजे दरवाजे जा रहा है, लोगों के सामने हाथ जोड़ रहा है। चाहे वो आंध्र प्रदेश के नेता टीडीपी के हों चंद्रबाबू नायडू, चाहे वो बिहार के नेता हों नीतीश कुमार, या बिहार के नेता हों चिराग पासवान, या महाराष्ट्र के नेता हों एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, वो सबसे गुहार लगा रहा है कि नहीं, मैं सब पर भारी नहीं हूं, तुम सब मुझ पर भारी हो और मुझे बचा लो। इसलिए बचा लो कि अगर मैं प्रधानमंत्री नहीं बना तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा और मेरे मित्र का क्या होगा। क्योंकि जितना पिछले 10 साल के अंदर देश की जनता ने, राजनीतिक दलों ने, यहां तक कि केवल विरोधी दलों के नेताओं ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर के नेताओं ने जितना अत्याचार, अनाचार सहा है, तो अंतिम स्थान जो आपका पड़ाव होगा वो तो वही होगा, चक्की पीसिंग वाला। और देखिए, इस हड़बड़ाहट में जो व्यक्ति दिन में 5 ड्रेस बदलता था, 4 तारीख को उसने एक भी ड्रेस नहीं बदली। हड़बड़ाहट, परेशानी, पेशानी पे बल। इसलिए कि हिंदुस्तान की जनता ने यह दिखा दिया कि हिंदुस्तान के अंदर किसी के अहंकार को सहन नहीं करती। जैसे हमारे पश्चिम यूपी में कहा जाता है, अकड़ निकाल देंगे, अकड़ निकाल दी। बिहार वालों जिनके डीएनए पे बात हुई थी, उन्होंने भी अकड़ निकाल दी। तमिलनाडु ने भी अकड़ निकाल दी, महाराष्ट्र ने भी अकड़ निकाल दी, हरियाणा ने भी निकाल दी, उत्तर प्रदेश ने तो सबसे ज्यादा अकड़ निकाल दी। टेढ़ा चलना भूल जाओ, जमीन पे आओ, धरातल पे आओ। ये हिंदू मुसलमान का दुष्चक्र मत करो, हिंदुस्तान को मत तोड़ो, हिंदू मुसलमान के अंदर देश को मत तोड़ो। महाराष्ट्र के अंदर सुबोहाट शुरू हो गई। फडणवीस साहब ने कहा, मुझे मुक्त कीजिए, कार्य मुक्त कीजिए, विधानसभा का काम करना है। उत्तर प्रदेश के अंदर
जिस प्रकार का क्रोध है वहां पे भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से योगी जी का अपमान किया गया, और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में अगर हिंदुत्व का कोई फेस है तो या तो माननीय मोदी जी हैं या योगी जी हैं। और योगी जी को जिस प्रकार कार के पीछे दौड़ाया गया और जिस प्रकार अमित शाह ने योगी जी के आदमियों को छांट छांट के बर्बाद किया और अपने लोगों को जो कि योगी जी के विरोधी थे उनको आगे खड़ा किया, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का बेटा चुनाव हार गया। अमित शाह का आदमी था, योगी जी का आदमी नहीं था, योगी जी का विरोधी था। तेनी महाराज लखीमपुर खीरी के वाले चुनाव हार गए, जिनके बेटे ने किसानों को कुचला था, वो भी अमित शाह जी का आदमी था, योगी जी का आदमी नहीं था। योगी जी के जितने समर्थक हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उन्होंने जहां जहां उनके बस चलता था उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया कि तुम हमारे मुख्यमंत्री को बदलना चाहते हो, हम तुम्हें स्थिति में नहीं छोड़ेंगे कि तुम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदल दो। आज जैसे घरों के अंदर आपने देखा होगा, अगर आपके घर में एक टीवी है और 2 रिमोट हो जाएं, क्या स्थिति होगी? एक रिमोट पे ही झगड़ा हो जाता है। यहां तो 6-6 रिमोट हैं जिनके इशारे पर मोदी जी को चलना होगा। जो अकड़ के चलते थे, जो कहते थे एक अकेला सफर भारी, अब 6 रिमोट से चलेंगे। नीतीश कुमार, चिराग पासवान, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, चंद्रबाबू नायडू, ये सबके रिमोट होंगे, उस रिमोट पे आपको चलना होगा। चंद्रबाबू नायडू ने स्पष्ट कह दिया, उन्होंने वादा किया है आंध्र प्रदेश की जनता से 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को देंगे। भारतीय जनता पार्टी के गेम प्लान का क्या होगा? सरकार तो बना लोगे, प्रधानमंत्री तो बन जाओगे, ये जो हिंदू मुसलमान करते हो ये कैसे करोगे? चंद्रबाबू नायडू ने तो वादा किया 4% का रिजर्वेशन मुसलमानों को देंगे। विरोध करोगे तो मुश्किल, नहीं विरोध करोगे तो मुश्किल। एकनाथ शिंदे के जितने भी सांसद हैं और उनके विधानसभा के सदस्य हैं, वो दोबारा उद्धव ठाकरे के संपर्क में है, वापस जाने के चक्कर में। अजीत पवार भी शरद पवार चाचा के पास जाने के चक्कर में हैं। नीतीश कुमार एक ही प्लेन से, तेजस्वी के एक ही प्लेन से क्यों आए हैं? एक प्लेन से 2 प्लेन अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्या? चार्टर्ड प्लेन था, पीछे तेजस्वी बैठे थे, आगे नीतीश बैठे थे, फिर बगल बगल दोनों बैठे। तय हो गया है, खेल तय हो गया है। बहुत अनाचार अत्याचार हमने 10 साल में देखा है, खेल हो गया है। और इस देश की जनता ने देश के लोकतंत्र और संविधान को बचा लिया है, हिंदू मुसलमान करने वालों को बचा लिया है। और देखिए माननीय मोदी जी का, भगवान को भी कैसे बदल लेते हैं। अभी तक हर जगह नारा लगाते थे जय श्री राम, जय श्री राम, और जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचे हैं 4 तारीख को, तो वहां उन्होंने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया, जय जगन्नाथ का नारा लगाया। मतलब इतनी जल्दी जनता के कोप से आहत होकर मोदी जी ने भगवान ही बदल लिए, श्री राम को छोड़ दिया। और इसलिए छोड़ दिया शायद कि जिस अयोध्या के अंदर सोचा था कि पूरा समर्थन मिलेगा और पूरे प्रदेश हिंदुस्तान के अंदर उसका प्रभाव होगा, उस अयोध्या ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। नासिक में भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, रामेश्वरम में भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। इसका मतलब यह है कि जहां जहां भगवान की प्रेजेंस है, वैसे तो हर जगह प्रेजेंस है, हम तो मानते हैं मिट्टी मिट्टी में, कण कण में है, लेकिन भक्तजन मानते हैं कि अयोध्या में है, रामेश्वरम में है, नासिक में है, हर जगह भारतीय जनता पार्टी हारी। इसका मतलब जो अच्छा हिंदू है, जो देशभक्त हिंदू है, जो हिंदुस्तान को प्यार करने वाला हिंदू है, जो देश की आत्मा में जो हमारा
भागिता है, हमारे अंदर जो संभाव सद्भाव है, उसको जीने वाला हिंदू है, उसने भारतीय जनता पार्टी को सहन नहीं किया। नीतीश कुमार ने भी अपनी कुछ मांगे रख दी हैं कि अमित शाह गृह मंत्री नहीं बनने चाहिए। अब अमित शाह गृह मंत्री बनेंगे तो बनेंगे क्या, कहां जाएंगे? और जाएंगे तो क्या गृह मंत्रालय, टीडीपी मांग रही है कि गृह मंत्रालय हमको दीजिए। नीतीश कुमार कह रहे हैं हर 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 1 कैबिनेट मिनिस्टर दीजिए, तो 7 कैबिनेट मिनिस्टर तो टीडीपी के और जेडीयू के हो गए, 2 चिराग पासवान के हो गए, अजीत पवार के भी हो गए और एकनाथ शिंदे के भी हो गए। और ये लोग विभाग कौन सा मांग रहे? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, आईटी, रूरल डेवलपमेंट, पेट्रोलियम। अगर ये सारे विभाग ये इन दलों को दे दिया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी वालों के पास क्या बचेगा? भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा में लोग जीते हैं वो क्या मंत्रालय पाएंगे? फिर इसके बाद जितनी ज्यादा परेशानी मोदी जी को इन अलायंस पार्टनर से है, उससे ज्यादा परेशानी अपने अंदर है। उन्होंने बाकी तो देखिए अलायंस पार्टनर्स को बुला लिया, तेलुगु देशम को बुला लिया, जेडीयू को बुला लिया, एलजेपी को बुला लिया, उनसे समर्थन पत्र भी ले लिया अपने नाम पर। लेकिन अभी तो भारतीय जनता पार्टी के खुद की कार्यकारिणी ने और जो लोकसभा के चुने हुए सदस्य हैं उन्होंने ही मोदी जी को नेता नहीं चुना है। तो बाकी लोगों से तो आपने समर्थन पत्र ले लिया, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कल शिवराज सिंह चौहान को नेता चुन ले, नितिन गडकरी को चुन ले, तो मानी मोदी जी आप टीडीपी और जेडीयू के साथ सरकार थोड़ी बनाएंगे, वो तो भारतीय जनता पार्टी को बनानी है। और भारतीय जनता पार्टी में 240 सदस्य हैं और आप उनके अभिनेता नहीं चुने गए। कल आपने देखा होगा जो एनडीए पार्टनर्स की फोटो अपलोड हुई, उसमें अमित शाह जी सबसे किनारे खड़े हुए हैं। अब अगर गृह मंत्रालय टीडीपी के पास चला गया या जेडीयू के पास चला गया, तो अभी तक तो ये सारी जांच किया करती थी, ईडी सीबीआई रेड करती थी सारे विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर। बल्कि अजीत पवार के लिए कहा गया था कि चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। 72,000 करोड़ के घपलेबाज माननीय मोदी जी ने कहा था, फडणवीस साहब ने चक्की पीसिंग कहा था। आज वो आपके आराध्य बन गए, आप उन्हें नाराज नहीं कर सकते, वो चाचा के पास चले जाएंगे। जिस एकनाथ शिंदे के आदमियों को आपने परेशान किया था और उनको धमकाया था, ईडी की रेड कराई थी, फिर केस वापस ले लिया था, फिर उनको शामिल करा लिया था, अब वो आपको धमकाएंगे। और हो सकता है गृह मंत्रालय अगर इनके पास चला जाए तो उन लोगों क्या ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड हो जाए जो अभी तक रेड कराया करते थे। क्या विचित्र खेल हिंदुस्तान की राजनीति में हो गया है कि देश की जनता ने ऐसा मैंडेट दिया है कि बेटा इतराओ मत, अकड़ो मत, औकात में रहो। और कभी भविष्य में कोई आदमी हिंदुस्तान का कितना बड़ा अमीर हो, कितना बड़ा शक्तिशाली आदमी हो, एक अकेला सब पर भारी, ये शब्द कहने की दुस्साहस मत करना। इस बार तो तुम्हारे पास प्रशासन था, प्रशासन को तुमने धमका के रखा हुआ था, तुम्हारे पास पूंजीपतियों का पैसा था और जनता को शायद ये लगता था कि मोदी जी को हराना असंभव है। लेकिन अब जनता को पता चल गया है, जनता को पता चल गया है कि आपको हराना आसान है, बहुत आसान है। और करीब करीब उन्होंने हरा ही दिया, आपको तो हटा ही दिया है। आपके पास तो मैंडेट नहीं है, आप तो प्रधानमंत्री बनेंगे तो थोप के बनेंगे, लेकिन कितने दिन चलेंगे ये प्रश्न है। क्योंकि बिहार को आपको स्पेशल पैकेज देना पड़ेगा, जो आपने बहुत साल पहले वादा किया था। आपको आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज देना पड़ेगा, जिसका वादा आपने बहुत पहले किया था। अब आपको स्पेशल पैकेज देने पड़ेंगे। आपको पता ही होगा कि चंद्रबाबू नायडू साहब ने रात में स्टालिन जी से मुलाकात की है और स्टालिन जी ने, जैसा बताया जा रहा है, उनसे कहा
कि आप जब वहां पे ऊंचे पद पे आपके लोग पहुंचेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि साउथ के स्टेट से डिस्क्रिमिनेशन ना हो, क्योंकि चाहे तमिलनाडु के हों, तेलंगाना के हों, आंध्र के हों, केरला के हों, ये सारे लोगों को इन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया है। अंबानी वादे आंध्र प्रदेश साउथ के हैं, चंद्रबाबू नायडू और स्टालिन भी साउथ के हैं, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर साउथ को इग्नोर करेंगे, अभी तक आपने किया, लेकिन अब इसलिए नहीं कर पाएंगे कि एक वहां का व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। चंद्रबाबू नायडू ने यह भी कहा है कि स्पीकर का पद हमें चाहिए। आपको याद होगा पहले भी जब उनके अलायंस पार्टनर की सरकार बनी थी तो चंद्रबाबू नायडू ने अपने व्यक्ति को स्पीकर बनाया था, क्योंकि स्पीकर का पद बड़ा महत्वपूर्ण होता है। किसको लोकसभा से निकालना है, क्या निर्णय लेना है, किसकी सदस्यता खत्म करनी है, जैसे राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी और बाकी कई लोगों की सदस्यता सभापति महोदय ने कर दी। बिल पास कराना है तो कितनों को बाहर करना है, बिना बोले वालों को भी बाहर करना है, वो सभापति के हाथ में होता है। अब टीडीपी अपना सभापति लोकसभा में चाहते हैं जिससे खेल उनके हाथ में रहे। यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि महाराष्ट्र के अंदर जो अगला विधानसभा का चुनाव होना है उसमें जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है, शरद पवार की पार्टी है और कांग्रेस स्वीप करेगी। इस बार तो परेशानी यह हुई कि विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से उद्धव ठाकरे की पार्टी को नकली शिवसेना बता दिया गया, शरद पवार की पार्टी को नकली एनसीपी बता दिया गया। असली एनसीपी सौंप दी गई अजीत पवार को और असली शिवसेना सौंप दी गई एकनाथ शिंदे को। नया चुनाव चिन्ह मिला उद्धव ठाकरे को और शरद पवार को। अब गांव गांव तक जाकर जिन्होंने पुष्ट दर पुष्ट शिवसेना को वोट दिया है, एनसीपी को वोट दिया है, और जो चुनाव चिन्ह को अपना प्रतीक मानते हैं उनके लिए नए चुनाव चिन्ह को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। इसके बावजूद कांग्रेस ने जैसा परफॉर्मेंस किया है वहां, उद्धव ठाकरे ने किया है, शरद पवार ने किया है और उनके समर्थक एक और व्यक्ति वहां जीते हैं बिहार के अंदर, पप्पू यादव जीते हैं, जो कांग्रेस के बेसिकली है। वो तो कोई राजनीतिक कारण थे जिसकी वजह से वो इंडिपेंडेंट लड़े। इसका माने संख्या इंडिया अलायंस की काफी ज्यादा है। अब मानी मोदी जी, आपके भक्त और आप हिंदू मुसलमान नहीं कर पाएंगे, आप समाज में जहर नहीं घोल पाएंगे, आप हिंदुस्तान को तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके अगल बगल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बैठे होंगे और ये वो लोग हैं जो कि अपने को सेकुलर कहते हैं और सेकुलर हैं। जिस प्रकार से 10 साल में आपने सेकुलर्स का बदनामी की, उनको अपमानित किया, ये आपके बगल में सेकुलर्स होंगे और रिमोट इनके हाथ पे होगा। तो जिस प्रोपोगेंडा के माध्यम से, इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से आपने 10 साल शासन चलाया है, ये 2-3 महीने जो आपको मिले हैं शासन चलाने के, अगर मिले हैं तो, क्योंकि सुना यह है कि आरएसएस लॉबी, मोदी जी की विरोधी पार्टी लोग, जो राजनाथ सिंह भी है, नितिन गडकरी भी हैं, शिवराज सिंह चौहान भी हैं, वसुंधरा राजे भी हैं, इनके बीच में भी खिचड़ी पक रही है कि जहां वसुंधरा राजे के बेटे जीते हुए हैं, राजनाथ सिंह जीते हुए हैं, शिवराज सिंह चौहान काफी बड़े वोट मार्जिन से जीते हुए हैं और ये आहत लोग हैं जिनका अपमान हुआ है, इनकी भी खिचड़ी पक रही है कि जब आप वहां पे विधानमंडल दल के नेता का चुनाव होगा तो आपको आसानी से नहीं चुने जाने देंगे। यही आरएसएस चाहती है। इसका मतलब यह है कि 10 साल तक जैसी निरंकुश शासन आपने देश को दिया है, अब वो निरंकुश शासन आप नहीं दे पाएंगे। अब आपको वैसे ही काम करना पड़ेगा जैसा अटल जी ने खुद किया था, जैसा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था, जो कि एक मिलीजुली कोलिशन पार्टनर्स की सरकार में होता है। हर स्टेट को आपको अब ये नहीं कह पाएंगे कि साहब वो सिंगल इंजन, डबल इंजन, फलाना इंजन, ढिकाना इंजन, क्योंकि आपको ऐसे लोगों का भी साथ चाहिए जो लोग, जहां आपकी सरकार नहीं है, अब सरकारें गिरेंगी भी। हिमाचल की सरकार बच गई, 6 में से 4 विधायक कांग्रेस के जीत गए, तो वहां पे अच्छा, जो आंध्र प्रदेश में विधानसभा
में मेजॉरिटी मिली है वो तेलुगु देशम पार्टी को अकेले मिली। आप साथ हो या ना हो, उनकी सरकार है। उड़ीसा में जरूर आपको फायदा हुआ है, लेकिन हरियाणा में भी अगली सरकार आपकी नहीं बनने वाली, महाराष्ट्र में भी नहीं बनने वाली, हिमाचल की सरकार बच गई है, राजस्थान में 50-50 की लड़ाई है। इसका माने जो वहां पे आपने वसुंधरा राजे जी का अपमान किया था और वहां पे भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया था, वहां की जनता ने उसे स्वीकार नहीं है। भजन लाल शर्मा जिस क्षेत्र सांगानेर से आते हैं, वहां की लोकसभा की सीट भी बीजेपी हार गई। तो ये जो आपने नौटंकी की है कि बड़े बड़े नेताओं को अपमानित किया है, आपके समकक्ष नेताओं को अपमानित किया है और छोटे छुड़भइयों को मुख्यमंत्री बनाया है, ये बाकी देश में नहीं चलता है, ये गुजरात में चलता होगा। या आपने सारे बीजेपी के बड़े बड़े नेता निपटा दिए। और माननीय मोदी जी, अब तो आप 75 साल के हो जाएंगे 1 साल बाद, आप कृपा करके मार्गदर्शन मंडल में चले जाएं, नए नेताओं को आने दें, युवाओं को आने दें, वरना युवाओं को तो आप 21 साल में रिटायर करने के चक्कर में रहते हैं और खुद 75 साल में 5 साल का एक्सटेंशन मांग रहे हैं। तो अब रिटायर कीजिए, घर जाइए अगर जा पाए तो, वरना अभी तो बहुत सारी चीजों की इंक्वायरी होगी, सब पता चलाया जाएगा। और झोला उठा के मत जाइएगा, झोला नहीं उठाने दिया जाएगा। आपने जो 10 साल में किया है, और अगर अभी आपको प्रधानमंत्री कुछ दिन बने रहने का मौका मिलता है तो कृपा करके संविधान के विरुद्ध काम मत कीजिएगा, लोकतंत्र के विरुद्ध काम मत कीजिएगा, ईडी सीबीआई को का दुरुपयोग करने का कोशिश मत कीजिएगा। क्योंकि सुना है कि आपके लोगों ने, अमित शाह जी ने तेलुगु देशम पार्टी के सांसदों को तोड़ने का प्रयास शुरू कर दिया, जनता दल यूनाइटेड के सांसदों को तोड़ने का प्रयास शुरू कर दिया, ऐसा सुना है। मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, सुना है। और आप कर सकते हैं, आपने किया है, पास में किया है। आपने चिराग पासवान को किस प्रकार से किया था, बाकी सबके साथ किया था। कृपा करके ऐसा ना करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे, सेकुलर बनेंगे, हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, देश को एकजुट रखेंगे, किसानों का ध्यान रखेंगे, बच्चों का ध्यान रखेंगे, तो आपसे भी हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर आप देश के लोकतंत्र संविधान की हत्या करना चाहेंगे तो विरोध आपको इतना बड़ा मिलेगा, जो आपको मिल गया है 2024 में, कि आगे चल पाना मुश्किल होगा। इसलिए कृपा करके लोकतांत्रिक रूप से, जैसा हिंदुस्तान की परंपरा है 75 साल की, वैसा ही कीजिए। कोई और दुस्साहस करने का प्रयास मत कीजिएगा। प्रणाम, नमस्कार और धन्यवाद।